हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी का जो कि 8th क्लास की है उसका 7 चैप्टर, जिसमें है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं, क्यों सरकार मुहैया कराती है, क्यों सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर दो बच्चों की स्टोरी दिखाई गई है। अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देख रहे हैं। तो जल सुविधाओं की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर अन्ना नगर है, यानी कि एक नगर है जहाँ पर राम गोपाल जो पानी यहाँ पर दिखाया गया है। सैदापेट, यहाँ पर कुछ औरतें हैं, पद्मा वगैरह, जो पानी भरने के लिए आई हैं। जैसे टंकी में पानी आता है तो वहाँ पर जब भीड़ लग जाती है पानी के लिए। ये मडिपाक्कम एक घर है जिसमें पानी दिखाया गया है। यहाँ पर मैलापुर में यहाँ जो है टैंकर आया, जो पानी के टैंकर आते हैं जहाँ से लोग फिर पानी भरते हैं अपने यहाँ से। तो यहाँ पर चेन्नई की बात, यहाँ पर चेन्नई की स्टोरी दी गई है। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नालों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। यानी कि जो बड़े अफसर हैं, जो सरकारी हैं, उनके लिए एक फ़ोन घुमाती पानी का जो पूरा बंदोबस्त है वो हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम एक अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है उससे, लेकिन बोरवेल का पानी खरा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है, यानी कि पीने या खाना बनाने के लिए टैंकरों का पानी का इस्तेमाल करते हैं लोग वहाँ। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। यानी कि पूरे महीने का जो खर्च आता है वो 500 से 600 आता है, जो टैंकर का पानी ये लेते हैं पीने के लिए, खाने वगैरह के लिए। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मडिपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है, केवल 4 दिन में एक बार। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है, यानी कि वहाँ भी पानी तो है लेकिन पीने वाला नहीं है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है, केवल 20 मिनट के लिए। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सभी पानी भरते हैं उसी स्थिति से। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। जब टैंकर आता है, जब उससे पानी ये लोग भरते हैं और पूरे दिन का खर्चा निकालते हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, तो पानी का जो अधिकार है वो क्या है हमारे जीवन में। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, क्योंकि हमें पता है बिना जल के जो है जीवन संभव नहीं है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। हम देखते हैं जो पानी है उससे पानी ना मिले तो कितनी सारी बीमारियां हमारे अंदर हो जाती हैं। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय हैं मौत के मुँह में चले जाते हैं। 1600 से ज़्यादा। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि ये रोग अक्सर बच्चों में देखा जाता है पानी की कमी के कारण। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। एक तो पानी की उपलब्धता हो, दूसरा साफ पानी की उपलब्धता हो, यानी कि पीने वाला पानी जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, अन्यथा गंदे पानी से भी बीमारियां फैलती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, क्योंकि हमें पता है जो संविधान का अनुच्छेद है वो जो 21 है, अनुच्छेद 21 वो जीवन का अधिकार देता है, जिसमें पानी भी
जो है वो जीवन का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि सभी की पहुंच होनी चाहिए पानी तक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबकी पहुंच होनी चाहिए पानी तक। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना आवश्यक है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि यह एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही हैं। अक्सर हम देखते हैं जो कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो साफ नदियों में ही अपने जो यहाँ का गंदा पानी होता है फैक्ट्री का, उसको छोड़ देती हैं, जिससे वो पूरी नदी गंदी हो जाती है, दूषित हो जाती है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए, यानी कि वो कहीं से भी उपलब्ध कराए, चाहे उसकी स्वच्छता करे या कहीं से टैंकर मंगाए, कुछ भी करे, लेकिन लोगों तक जो है वो पानी की पहुंच करवाए। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए, यानी कि सभी की जो पहुँच है वो पानी तक होनी चाहिए, सभी के पास पानी होना चाहिए। जन सुविधाएं, पानी की तरह कुछ अन्य जन सुविधाएं हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना आवश्यक है। न सिर्फ पानी ही एक जन सुविधा है, बल्कि बहुत सारी और भी जन सुविधाएं हैं। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। हमने जो स्वास्थ्य है और स्वच्छता है उनके बारे में पढ़ा था, जो 7th क्लास की बुक है उसमें हमने। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है, यानी कि ना सिर्फ स्वच्छता बल्कि जो बिजली है, लाइट वगैरह, शिक्षा, भोजन, ये सब जो हैं वो सब जन सुविधाएं होती हैं। इसीलिए जो सरकार है वो सतत विकास के लक्ष्य बनाती है, जिसमें इन्हें रखा जाता है और लोगों को जो है लाभ इनसे दिया जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, क्योंकि जो शिक्षा है वो भी मौलिक अधिकार है बच्चों का। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि रात में ताकि अंधेरा ना रहे, वो आराम से पढ़ पाएँ। और किसी न किसी तरीके से गाँव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए बिजली भी आवश्यक होती है। यहाँ पर भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार है, यानी सभी को शिक्षा दी जाएगी। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा काफ़ी असमानता रही है, यानी कि सबकी को बराबर जो शिक्षा है वो नहीं मिल पाती है। सरकार की भूमिका क्या है इसमें? चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर आनी ही चाहिए। जी हाँ, यह जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर आती है। जो सरकार है जिसको हम चुन करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, अपने विधानसभाओं में, वो सारी जो जन सुविधाएं उनको तैयार करके लोगों के बीच में पहुंचाती है। सरकार का बहुत सारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार ही पर क्यों होती है। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, अपना मुनाफा चाहिए होता है, बस वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। हमने एक कमीज का जो चैप्टर था वो पढ़ा था 7th क्लास में, जिसके बाद में हमने देखा था कि जो कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर मुनाफे के लिए
काम करती हैं। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी, क्योंकि उसे कोई मुनाफा ही नहीं होगा, उसे कोई पैसा ही नहीं बचेगा, तो वो क्यों इस तरह के काम करेगी। इसीलिए जो जिम्मेदारी आती है वो आती है सरकार की। सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो पैसा कमाती है, मोटी रकम लेती हैं। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों के टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा, और उस पर वो मोटी रकम लेते हैं। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं, यानी कि गरीब आदमी की बस की ही नहीं होता उनको खरीदना। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, यानी कि अगर यही नियम हो या सरकार इसमें कदम ना रखे, जन सुविधाएं सरकार ना लेकर के आए, तो जो गरीब आदमी है उसके पास किसी भी प्रकार की जन सुविधा पहुंचे ही ना। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन से वंचित रह जाएंगे। उनके लिए जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है। जो पोलियो की बीमारी हो रही थी उस टाइम पर वहाँ पर फिर सरकार ने कार्यक्रम चलाया, जिसमें घर घर जाकर बच्चों को दवाइयाँ पिलाई गई और टीके लगाए गए, जिससे पोलियो की जो समस्या थी वो दूर हो गई। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी इस आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। हम सरकार को चुनते किस लिए? हम सरकार को चुनते ही इसलिए हैं ताकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमारी मांगों को पूरा कर सके, हमारे जीवन को आसान कर सके। इसलिए हम सरकार को चुन करके भेजते हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको जो पब्लिक है उसके लिए लागू करे। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए, क्योंकि सरकार आई ही इस काम के लिए है। यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं, बताते हैं, एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं। सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? अब सरकार जो है इतनी सारी जन सुविधाएं लेकर के आती है, पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, और सबके लिए पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। हम जानते हैं कि फरवरी की माह में जो है सरकार बजट पेश करती है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। एक दिन पहले जो सरकार है वो अपना खर्च बताती है कि खर्च कहाँ कहाँ हुआ, किस किस चीज़ पर कितना खर्च किया गया। उसके बाद में वो बजट लाती है, यानी कि अब आने वाले साल में कहाँ कहाँ किन किन सुविधाओं पर, किन किन योजनाओं पर खर्च किया जाएगा और कितना खर्च किया जाएगा, कौन सी नई योजनाएं लाई जाएंगी। तो ये सब बजट में पेश किया जाता है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा उन योजनाओं को लागू करने के लिए। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जो सरकार है, जो जनता से कर लेती है, वो कर के रूप में जो पैसा जाता है हमारा सरकार के पास, उनसे ही वो जो सुविधाएं हमें देती है वो सारी मुहैया कराती है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और ख़ास तौर से पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। यानी यदि अगर मुफ्त कर दिया पूरी तरह से तो भी लोग बाग जो हैं वो दोहन करेंगे, फिर सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो सबको मुहैया करा सके। इसीलिए एक निश्चित कीमत तय की जाती है ताकि ना किसी को इतनी परेशानी हो कि वो खरीद ही ना सके और ना ही ऐसा हो कि वो मुफ्त में जो है उसको बर्बाद कर सके। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है, यानी कि कहाँ कहाँ पर वो खर्च करती है। 1 रुपया मान करके यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। पेंशन 4% जाता है पेंशन में।
अन्य व्यय 9%। केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं, जो कि केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है, वो 8%। वित्तीय आयोग और अन्य स्थानांतरण 8%। राज्यों का हिस्सा करों और शुल्कों में 20%, यानी कि ये खुद में 100% है। 100% मान करके हम इसको बांट रहे हैं। रक्षा जो डिफेंस सिस्टम में जाता है वो 8%। सब्सिडी छूट जो सरकार देती है चीज़ों पर, उसमें 6%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16%। ब्याज भुगतान 20%। तो इस प्रकार से पूरा जो 100% है, यानी कि वो जो है पैसा बांटती है सरकार। यहाँ पर जन सुविधाओं के बारे में बताया गया। केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ से आता है, यानी कि हमने देखा अभी कहाँ पर खर्च करती है सरकार पैसा। अब देखते हैं कहाँ से आता है पैसा। तो ये भी हम 100% मान करके चल रहे हैं कि 100% है ये। आयकर 19%, जो आय से कर आता है उसमें 19% आ जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%। निगम कर से 17%। जीएसटी और अन्य कर से 18%। हम देखते हैं जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, इतने सारे जीएसटी होते हैं, वो सब लगा करके। सीमा शुल्क 4%, जो बाहर से ट्रेड वगैरह होता है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1%। गैर प्राप्तियां कर 7%। उधार और अन्य देनदारियां 28%, जो सरकार उधार वगैरह लेती है या कोई हमसे लेता है तो उसको ये पूरा इस प्रकार से जो है बटा होता है। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक तो ये छोटी छोटी दूरी तक तय करती हैं बसें, कहीं भी रुक जाती हैं, तो इनमें से आराम से आना जाना आसान होता है। दूसरा, इसमें किराया भी कम होता है। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत न पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। यानी कि अगर बस पर ही अधिक ध्यान दिया जाता, उसमें सुधार किया जाता, तो इतने खर्च की ज़रूरत न पड़ती जो मेट्रो वगैरह चलेगी नहीं। लेकिन मेट्रो भी एक अच्छा संसाधन है जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर हमें नज़र आता है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? चेन्नई का हम क्योंकि एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं तो चेन्नई की बात यहाँ पर की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, यानी कि सबको जो जन सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस कारण इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है, यानी कि जो नगर निगम है वो पूरी जो उसके क्षेत्र है उसमें पानी की आपूर्ति नहीं कर पाती है। कहीं पर पानी चला जाता है, कहीं पर नहीं जा पाता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है इसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिल पाता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, उन्हें कम पानी मिल पाता है क्योंकि जो अमीर है वो तो पैसे लेकर के भी या अपने काम करवा करके भी जो है पानी मिल जाता है उनको, जबकि जो गरीब है हर चीज़ में गरीब ही पिसता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं, जबकि गरीब के पास पैसा नहीं होता, जिसके कारण वो जो पानी है उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जलशोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुओं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में भी
सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव होता है। किसानों से पानी छीनना क्या है ये? पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारुनगिझी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेश की रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांवों के लिए पानी के पीने की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, यानी कि जो वहाँ पर भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर, वो गिर चुका है। विकल्पों की तलाश क्या है? सतत विकास लक्ष्य 11 संवहनीय शहर और समुदाय, जो सतत विकास लक्ष्य है वो सरकार चलाती है। इन विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है, यानी कि गर्मियों में अक्सर जो पानी है वो हर जगह कम हो ही जाता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैरबराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। यानी कि जो शहरी इलाका है वहाँ पर 7 बाल्टी मिल जाता है और जो गांव वाला इलाका वहाँ पर 1 बाल्टी के बराबर भी पानी नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जो गांव में है वो गरीब रह रहे हैं और वहाँ उनकी मतलब इतने कैपेबल नहीं है वो कि वो पानी खरीद सकें। जो शहर है वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं तो वो पानी खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोज़ाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। यानी कि वो जब ज़्यादा बड़े होटल में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो 80 बाल्टी तक भी पानी ले पाते हैं और वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो गरीब है उसके पास 1 बाल्टी भी पानी नहीं जा रहा है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पाती रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, लेकिन अगर निजी कंपनियों के हाथ में पूरा पानी का सिस्टम चला गया तो ज़रा सोचिए कि अमीर के पास कितना जो है पानी होगा और गरीब पानी पीने के लिए तरस जाएगा। जबकि पानी जो है वो प्राकृतिक सोर्स है जो कि सबके लिए मुहैया होना चाहिए, सबका अधिकार है पानी पर। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर ही रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है, यानी कि अक्सर जो जल आपूर्ति है वो सरकार के पास ही रही है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, वो उसे जो है पीछा नहीं छोड़ा सकती। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है। सब लोगों तक तो नहीं पहुंच पाई है आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जलापूर्ति नहीं है। पोर्ते एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्ते एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, यानी कि यहाँ जो बच्चों की डेथ रेट है वो बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है जहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबी से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला लेती है, यानी कि जल के लिए भी वहाँ पर वोट डाली जाती है, वोट के हिसाब से ही काम होता है। जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ इलाकों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी, क्योंकि जो कंपनी है वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं और वो अधिक पैसे में
जो है पानी मुहैया कराएंगे लोगों तक, जिसमें गरीबों के पास पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में तो जो आंदोलन है वो होने ही है। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं। उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। जो टैंकर है उनको अनुबंधित कहा जाता है। सतत विकास लक्ष्य 12 जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, जो अलग अलग गोल हैं वो सरकार लाती है लोगों को योजनाएं और जन सुविधाएं देने के लिए। यहाँ पर मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढते आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह पाते, क्योंकि हमें पता है जो शहर है वहाँ पर रहना आसान नहीं होता है। वहाँ पर जो किराया है कमरे का वो ही इतना महंगा होता है। फिर उसके बाद में जो पानी है उसका किराया अलग देना होता है, बिजली का किराया अलग देना होता है। वहाँ पर खाना रहना सहना बहुत मुश्किल होता है जो शहर होते हैं। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। हमारे लिए पखाना या शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। यानी कि जो शौचालय हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि बाहर जा कर के जो लोग हैं वो ये सब काम करते हैं। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध हैं। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो अत्यधिक कमज़ोर होती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और जो है इतने से ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है, यानी कि यदि आप शौचालय का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे एक बार के इस्तेमाल के लिए। अगली बार आप जो सुलभ शौचालय हैं वहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि सरकार ने योजनाएं लाई शौचालय के लिए। स्वच्छता जब चलाई थी तो स्वच्छता में शौचालय भी बनवाए गए, घर घर शौचालय बनाए गए, जिससे लोगों की ये जो किल्लत थी, परेशानी थी, वो भी दूर हो गई। क्योंकि जो शौचालय है वो ना हो तो खुले में जो है उस पर गंदगी फैलती है, जिससे बीमारियां आती हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण 96% है, यानी कि अब हर घर में जो बिजली की आपूर्ति है वो भी हमें देख सकते हैं। जो सरकार है उसने हर घर बिजली तक पहुंचा दी। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में
भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। यदि जो निजी कंपनियां हैं उनके हाथ में, प्राइवेट वाली कंपनियों के हाथ में इन सुविधाओं को सौंप दिया जाए तो अमीरों को तो सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन जो गरीब हैं वो सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे और उनके लिए जीवन जो व्यतीत करना है उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है। उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए, यानी कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, देश के सभी नागरिकों को इन सारी सेवाओं का लाभ लेने का पूरा अधिकार है, जो कि पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सबका अधिकार सबको बराबर है। तो इस चैप्टर में आज इतना ही। थैंक यू।